हेलो एवरीवन। सो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। ठीक है, हमने लास्ट जो हमारा लेक्चर था वहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी में देखेंगे। हमने बताया था कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है हमारे, उनके अंदर क्या होती है, एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है हमारे पास। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, कि कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर क्या स्टेबिलिटी रहेगी हमारे पास। ठीक है, देखो, अगर मैंने लास्ट लेक्चर में भी ये बात बताई थी कि हमारे पास जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं तो उनकी जो स्टेबिलिटी होती है हमारी, ठीक है, वो हमेशा क्या की जाती है, प्रिडिक्ट की जाती है हमारी दो चीज़ों के ऊपर। एक तो हमने क्या बताया था कि एक हमारे पास क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास, कि जो किसी भी मेटल है उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू हमारी क्या होगी, वो बताएगी कि वो कितना स्टेबल है या नहीं है। और जो दूसरी बात है वो बताएगा हमारा जो नेचर ऑफ सोलवेंट है हमारे पास। ठीक है, वो बताएगा कि कोई भी मेटल किस ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ज़्यादा स्टेबल है हमारे पास। ठीक है, ये तो दो मेन फैक्टर थे जिन पे हम क्या काम करते हैं हमारे पास। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थे कि इनके बेस के ऊपर प्रेडिक्ट की जाती है कि हमारे पास जो रिलेटिव स्टेबिलिटी होंगी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट की वो क्या होंगी हमारे पास। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेन फैक्टर। अगर हम देखें कि मेन फैक्टर कौन से हैं जो रिलेटिव स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर हमारे पास, तो जो फर्स्ट हमारे पास आता है आयनाइजेशन एनर्जी हमारी। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में हम पीछे से काफ़ी पढ़ते आए हैं। मेनली अब हम यहाँ पर सिर्फ इसका इफेक्ट देखेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर क्या होगा। देखो, अगर हम बात करें तो हमेशा ध्यान रखना कि जो आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो हमेशा रिलेट करती हैं या फिर इंफॉर्मेशन देती है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के बारे में, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के बारे में। ठीक है, कि हमारी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी उसकी कैसी है हमारे पास, कि डिफरेंट जो ऑक्सीडेशन स्टेट हैं उसके अंदर उनकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या रहेगी हमारे पास। इसके अगर अंदर हम देखें तो हमेशा ध्यान रखना जितनी आयनाइजेशन एनर्जी हमारी कम रहेगी, लेसर द आयनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी हमारे पास। ठीक है, ग्रेटर थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी हमारे पास। क्लियर है यहाँ से हमारे पास। ठीक है, देखो, अगर हम एग्जांपल लें तो जैसे अगर निकल 2 पॉजिटिव, निकल की फर्स्ट 2 आयनाइजेशन एनर्जी को अगर हम देखें तो वो होती है हमारे पास 2.49 × 10⁻³ किलो जूल पर मोल हमारी। ठीक है, और साथ में अगर हम प्लेटिनम 2 पॉजिटिव के लिए देखें 2 आयनाइजेशन एनर्जी तो ये होती है 2.66 × 10⁻³ किलो जूल मोल इनवर्स हमारी। ठीक है, यहाँ से अगर देखें तो जो निकल 2 पॉजिटिव है ये हमारा क्या रहेगा, ज़्यादा स्टेबल रहेगा कंपेयर टू प्लेटिनम हमारे पास। क्यों? क्योंकि जो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी निकल 2 पॉजिटिव की क्या है, कम है, और प्लेटिनम की हमारे पास क्या है, ज़्यादा। लेकिन अगर हम सेम केस के अंदर फर्स्ट 4 आयनाइजेशन एनर्जी का सम अप देखें हमारा, ठीक है, तो यहाँ से हमारी क्या रहते हैं 11.29 × 10⁻³ किलो जूल पर मोल हमारे पास। ठीक है, और अगर हम प्लेटिनम की बात करते हैं तो ये कितनी रहती है 9.36 × 10⁻³ किलो जूल पर मोल हमारी। यहाँ से अगर हम देखें तो अब आयनाइजेशन एनर्जी किसकी कम है हमारी, प्लेटिनम की कम है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा हमारा, प्लेटिनम ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो यहाँ से हम सिर्फ एक बात ध्यान रखेंगे, जिसकी भी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी उसी की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या रहेगी हमारी, ज़्यादा रहेगी वहाँ से। क्लियर है हमारा। ठीक है, और इसी वजह से क्या होते हैं जो प्लेटिनम के हैं हमारे पास 4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर कंपाउंड नॉन है, जबकि निकल के हमारे पास +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई भी कंपाउंड हमारा ऐसा नहीं फॉर्म होता है हमारे पास। ठीक है, ये तो हमारा था फर्स्ट फैक्टर। सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो जो सेकंड है वो है हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारा।
क्लियर है हमारे पास। देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, अलग से प्रॉपर्टी हमने की हुई है इसकी। तो यहाँ पर मैंने पहले भी बताया था कि जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उतना ही स्टेबल रहता है हमारे पास, ठीक है। सेम केस यहाँ पर आएगा कि जितनी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कम रहेगी, ठीक है, लोअर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ग्रेटर द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, कि किसी भी मेटल की किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में ई नोट की वैल्यू जितनी कम रहेगी वो उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होगी। जैसे अगर हम कॉपर का केस लेते हैं Cu2 पॉजिटिव और Cu2 पॉजिटिव के केस में, तो कॉपर की यहाँ पर होती है 3.52 वोल्ट और हमारे पास 2 पॉजिटिव के लिए होती है 0.34 वोल्ट हमारे, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्लियर पता चल रहा है, हमने पहले कहा है जितनी ज़्यादा ई नोट की वैल्यू कम रहेगी उतनी ज़्यादा उसकी क्या रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास देखो, उसके अलावा और क्या है, ये तो सिंपल था कि ई नोट की वैल्यू अगर हमारी कम है उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी रहेगी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हमारा, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है हमारा, ये डिपेंड करता है मेनली हमारे पास सब्लिमेशन एनर्जी पर, कि किसी भी सॉल्यूशन की सब्लिमेशन एनर्जी क्या है हमारी, ठीक है। उसके अलावा हाइड्रेशन एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है ये हमारा हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। और हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी हमने बताई दी। तो ये मेन 3 फैक्टर हैं जिसके ऊपर क्या करता है हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है। देखो अगर हम किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर मूव करते हैं, तो मैंने पहले भी ये बात बताई हुई कि हमारे पास क्या होता है, जो टोटल एनर्जी है डेल एच हमारे पास, तो यहाँ से क्या है, ये मल्टी स्टेप पहले क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो हमने क्या लिया है, हमारी जो मेटल है सॉलिड फॉर्म में, ये क्या होगी, आइसोलेट होगी और इंडिपेंडेंट रहेगी हमारे पास, ठीक, इंडिपेंडेंट फॉर्म के अंदर आएगी, मीन्स क्या होगी, गैसियस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होगी यहाँ से। और यही हमारे पास क्या कहलाती है, डेल एच सब्लिमेशन हमारी, ठीक है। बाद में क्या होगा कि जो ये इंडिपेंडेंट स्टेट के अंदर आई है, यहाँ से अब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, या फिर ये कह सकते हैं कि जो ये आइसोलेटेड एटम है हमारा यहाँ पर, ठीक है, आइसोलेटेड एटम से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा और ये हमारी क्या रहेगी, आयनाइजेशन एनर्जी रहेगी M पॉजिटिव जी। यहाँ से अब क्या होगा थर्ड स्टेप के अंदर हमारे पास कि जो गैसियस आयन है यहाँ पर, ये हमारे क्या हो जाएंगे, हाइड्रेट हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। और ये हमारी क्या कहलाएगी, हाइड्रेशन एनर्जी कहलाएगी हमारी, ठीक है। तो मेनली अगर हम बात करें कि किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल है वो उसकी सब्लिमेशन एनर्जी, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी और उसकी हाइड्रेशन एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ से जो डेल एच हुआ हमारा टोटल चेंज इन एनर्जी, अगर हम बात करें तो ये क्या हो गई, डेल एच सब्लिमेशन प्लस डेल एच हाइड्रेशन और प्लस आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ से एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारी, ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी इस टोटल एनर्जी के, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन में जो पार्टिकल की टोटल एनर्जी चेंज हुई है, ठीक है, उसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी, कि ये एनर्जी जितनी कम रहेगी उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी रहेगी। डेल एच की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या रहेगी, कम रहेगी हमारी, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, यहाँ से सिंपल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का था। अब हम कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं। देखो ये बात मैं पहले भी बताई थी कि किसी भी अगर हम मेटल को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल करें तो उसका क्या करेंगे, हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ उसके सेल फॉर्म करेंगे हमारे, और वहाँ से क्या हो जाएगी, मेटल कन्वर्ट होगा हमारे पास, ठीक है। M2 पॉजिटिव एक्वस के अंदर हमारे पास प्लस H2 गैस हमारा। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो पोटेंशियल एक तो क्या रहेगा 2, ये पहले बता चुकी हूँ मैं कि एक्वस अगर हमें हाइड्रोजन जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसके अगर पोटेंशियल का वैल्यू पता चल गया तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, मेटल का निकाल सकते हैं, मेटल की जो सेल फॉर्म हुई है उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मेनली क्या था
कि किसी का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैसे निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैं पहले बता चुकी हूँ, लेकिन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेस में कुछ देखो, जब हमने लास्ट टाइम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा था हमारा, ठीक है, तो वहाँ पर हमने देखा था कि एक तो हमारे पास क्या है कि चलो मैं टेबल में वैल्यू डाल ही देती हूँ इन सभी की। ई नोट वैल्यू M2 पॉजिटिव एक्वस और यहाँ पर मेटल सॉलिड के अंदर, ठीक है, वोल्ट के अंदर है। तो यहाँ से अगर हम डालें तो ये क्या है -1.63 -1.20 वैनेडियम के लिए। क्रोमियम के लिए हमारे पास होती है -0.91, मैग्नीज के लिए होती है -1.18, आयरन के लिए होती है -0.44, CO के लिए रहती है -0.28, निकल के लिए रहती है हमारे पास -0.25, कॉपर के लिए 0.34 और जिंक के लिए होती है -7.6। ये क्या है M2 पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है हमारी। देखो यहाँ से अगर हम देखें तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है उनका कोई भी रेगुलर ट्रेंड नहीं है हमारा यहाँ पर, ठीक है। रेगुलर ट्रेंड क्यों नहीं है यहाँ पर? क्योंकि जो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी है उसमें रेगुलर ट्रेंड नहीं है हमारे पास, ठीक है। और आयनाइजेशन एनर्जी के लिए हम पहले बता चुके हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है, क्लियर कर चुके हैं पीछे से। तो यहाँ से सिंपल हमेशा ध्यान रखना कि जो इनका ट्रेंड है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वो रेगुलर नहीं है। मेनली क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या है, जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसका भी क्या है, इरेगुलर ट्रेंड है हमारे पास, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें कि नॉर्मली जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है हमारे पास, ठीक है, वो हमेशा लो रहता है हमारा कंपेयर टू सेकंड ग्रुप। हमारा सेकंड ग्रुप की अगर हम बात करें, जैसे S ब्लॉक एलिमेंट से बात करें हमारा, ठीक है। मेनली क्यों होता है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ से अगर हम बात करें तो हमने पहले बताया था कि S ब्लॉक के कंपेरिजन हाई रहती है हमारे पास, ठीक है। अगर हाई हमारी है यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, आयनाइजेशन एनर्जी हाई है हमारी, तो इस वजह से क्या रहता है इनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है वो क्या हो जाएगी हमारी, लो हो जाएगी हमारी इनकी, ठीक है, यहाँ से हमारी, ठीक है। दूसरा अगर हम यहाँ पर देखें तो इनके पास क्या है, जो जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट हैं उनकी जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो भी हमारे पास क्या रहती है, हाई होती है हमारी, ठीक है। ये बात मैं पहले बता चुकी हूँ कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी क्या होती है ट्रांजिशन एलिमेंट की, हाई रहती है। तो इस वजह से भी इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है कंपेयर टू S ब्लॉक एलिमेंट। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि इनकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो भी कैसी है, लार्ज है हमारी, ठीक है। तो मेनली जो रिडक्शन पोटेंशियल के लो होने का रीजन होता है वो यही होता है कि एक तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई जाएगी, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी हाई जाती है, हाइड्रेशन एनर्जी भी हाई जाती है हमारे पास, ठीक है। एक केस आता है जिंक का, कि जिंक के अंदर हमारे पास क्या होती है, जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो क्या है, लो है हमारे पास, ठीक है। लेकिन फिर भी इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या है, -0.76 ही है हमारे पास यहाँ। इसका मेन रीज़न क्या है यहाँ पर कि इसकी जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो तो क्या है, लो है, लेकिन अगर हम बात करें हाइड्रेशन एनर्जी की और दूसरा अगर हम बात करें आयनाइजेशन एनर्जी की तो वो दोनों क्या है, इसकी हाई है यहाँ पर, और इस वजह से इसका भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है। दूसरा अगर हम बात करें कॉपर के केस में तो कॉपर का क्या होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। ये मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यूनिक जो बिहेवियर शो कर रहा है, क्योंकि हमेशा क्या करता है, जब भी कॉपर एसिड्स के साथ रिएक्ट करेगा तो कभी भी H2 गैस लिबरेट नहीं करता, बाकी सभी H2 गैस लिबरेट करते हैं, और इसी वजह से हमेशा क्या करते हैं, या तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ या नाइट्रिक एसिड के साथ करते हैं, और हमेशा हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर कन्वर्ट करने के लिए कॉपर को Cu2 पॉजिटिव में। तो इस वजह से इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है हमारे पास, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी हो जाएंगी यहाँ पर
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जो होती है, नेगेटिव जो वैल्यू है, जो रिलेटिव जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होती है, जितनी भी अगर हम बात करें कि जो ई नोट वैल्यू है वो अगर सीरीज में हम मूव करते हैं तो वो लेस नेगेटिव होता जाता है, कम नेगेटिव होता जाता है। क्यों होता जाता है? क्योंकि जैसे जैसे हम मूव करते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, और कि अगर हम जैसे जैसे मूव करते हैं फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन जो एनर्जी है उनका जो सम है उसमें भी क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। और दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जैसे मैग्नीज हुआ या जिंक हुआ, तो यहाँ पर क्या हुई, हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल है या फिर कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स है, तो इस वजह से भी इनकी वैल्यू क्या हो गई, मोर नेगेटिव वैल्यू हो गई यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, M2 पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सिंपल ट्रेंड हमारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सेम हमारे पास क्या है, M3 पॉजिटिव टू M2 पॉजिटिव स्टैंडर्ड के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या रहेगा, सेम ही हमारे पास रहता है, जो सीक्वेंस हमारा चलता है -2.6 रहता है। ये हमारा किसके लिए, 3 पॉजिटिव और M2 पॉजिटिव सेल है। अब हमारे पास -0.4 N मैग्नीज का 1.57 और यहाँ पर Fe का क्या हो जाएगा हमारा 0.77 और इसका 1.97। तो यहाँ पर मैग्नीज और दोनों का कोबाल्ट का क्या हो जाता है, हमारा पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ पर मेनली यहाँ पर क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आती स्टार्ट, जो लो वैल्यू हो रही है हमारे पास यहाँ पर, ये मेनली किस वजह से है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। ठीक है, और दूसरा अगर हम बात करें कि यहाँ पर क्या है, जो Mn की हाई वैल्यू यहाँ पर है, मैग्नीज की जो हाई वैल्यू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिखा रहा है, ये क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर Mn2 पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो D5 कॉन्फ़िगरेशन है और यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है हमारे पास। ठीक है, और दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, जो Fe की लो वैल्यू दिखा रहा है, ये इसकी क्यों है, क्योंकि Fe 3 पॉजिटिव स्टेट के अंदर क्या होता है हमारे पास, D5 आने की वजह से स्टेबल होता है, तो यहाँ पर ये लो वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है हमारे पास। ठीक है, सेम केस वही होता है कि जो जहाँ पर कंपेरेटिवली लो वैल्यू आती है V2 पॉजिटिव की यहाँ पर, तो वो भी क्या हो रहा है कि जैसे वेनेडियम का केस अगर हम देखें तो यहाँ क्या होगा, T2G3 हमारे पास रहेगी यहाँ पर। ठीक है, ड्यू टू हाफ फील्ड रही हमारी T2G के अंदर 6 ऑर्बिटल आती हैं, तो यहाँ पर क्या फिल हो रही है, 3 ऑर्बिटल फिल हो रही हैं। तो इसी वजह से ये क्या होते हैं, यहाँ पर इनकी जो वैल्यू है वो लो है कंपेरेटिवली। ठीक है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपका, तो बेसिक यहाँ पर सिर्फ एक ट्रेंड बताया गया है कि किस तरीके से चलेगा यहाँ पर। तो ये थी हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट की रिलेटिव स्टेबिलिटी हमारे पास। अब हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन। ठीक है, देखो हमें पता है कि जितनी भी ट्रांजिशन मेटल है हमारे पास, सारी की सारी क्या होती हैं, कलर्ड होती हैं, या फिर हम क्या करते हैं उनको किसी भी जब डिजोल्व करते हैं उनको, या वाटर के अंदर जब हम डिजोल्व करते हैं, तो जो हमारा सॉल्यूशन आता है, सॉल्यूशन जो हमारा आता है वो कैसा रहता है, कलर्ड रहता है हमारे पास। और इसी वजह से हम बताते हैं कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है वो सारी की सारी क्या रहती है, हमारी कलर्ड रहती हैं। अगर हम बात करें एस और पी ब्लॉक की, तो ऑलमोस्ट सारी की सारी कैसी रहती हैं, वाइट कलर की होती है हमारे पास। तो यहाँ पर क्या ऐसा है कि डी ब्लॉक की जो ट्रांजिशन मेटल है वो सारी कलर्ड क्यों है, मेन इसका जो रीज़न है, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल में क्या होती है, n-1 डी ऑर्बिटल जो होती है वो कैसी होती है, एम्प्टी होती है यहाँ पर। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं इनकम्प्लीट सेल होती है यहाँ पर, और इसी वजह से ये क्या करती हैं, कलर को रिप्रेजेंट करती हैं मेनली हमारे पास। ठीक है, दूसरा हम ये क्या कह सकते हैं कि जितनी भी ट्रांजिशन एलिमेंट है उसके पास क्या रहते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं हमारे पास। ठीक है, और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इनको हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करके हम सेम डी सब सेल के अंदर यहाँ पर प्रमोट कर सकते हैं, और इसी वजह से वो क्या करते हैं, कलर रिप्रेजेंट करते हैं।
तो ये भी एक कंडीशन है कि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं। एक तो n-1d जो सब सेल है वो इनकम्प्लीट है, और दूसरा यहाँ पर क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड है, तो उनको एनर्जी प्रोवाइड करके हम क्या कर सकते हैं, सेम d सब सेल के अंदर प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया हमारे पास कि सिंपल है हमारे पास। देखो अगर हम विजिबल लाइट की बात करते हैं हमारे पास, ठीक है, कि यहाँ पर क्या होगा कि कोई भी जो कंपाउंड है वो किसी ना किसी लाइट की किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और वहाँ से वो कलर वहाँ से जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी की फॉर्म के अंदर क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा लाइट को, वहाँ से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो प्रमोट होगा और वहाँ से वो कलर शो करना स्टार्ट करेगा। मेनली हम यही कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर कि हमें पता है कि जब कोई भी जो हमारा ट्रांजिशन मेटल है, कोई भी हमारी एक मेटल है, उसके ऊपर क्या होगी, एक वाइट लाइट की बीम हम डालेंगे। ठीक है, यहाँ पर वाइट लाइट उसके ऊपर फॉल हुई है सरफेस के ऊपर, तो यहाँ से क्या होगा कि वो एक फिक्स अमाउंट की, या फिर कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी की लाइट, फ्रीक्वेंसी एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर तो उसने एब्जॉर्ब किया, ठीक है, और बाकी को उसने यहाँ पर क्या कर दिया, जैसे एब्जॉर्ब किया यहाँ से, तो वहाँ पर क्या हुआ कि एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, तो जो डी के इलेक्ट्रॉन थे, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, वो यहाँ से क्या हो जाएंगे, प्रमोट हो जाएंगे हमारे पास। और जैसे ये प्रमोट हुए और बाकी जो लाइट थी या बाकी जो फ्रीक्वेंसी थी एनर्जी की फॉर्म में, वो क्या हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा हमारे पास, हमेशा ध्यान रखना कि जो कलर हमेशा होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर रहेगा हमारा, जिस भी फ्रीक्वेंसी की या फिर जो भी कलर एब्जॉर्ब किया हुआ है हमारे पास, एलिमेंट्री कलर हमारे पास। ठीक है, जैसे क्या है उसने कि अगर उसने यहाँ पर हम अगर बात करें सिंपल, तो हमेशा ध्यान रखना, देखो हमेशा कभी भी ट्रांजिशन मेटल जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब करता है या जिस कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, वो कलर कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करता, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमेशा रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर। ठीक है हमारा, तो सेम केस यहाँ पर होगा कि वाइट लाइट पड़ेगी, वाइट लाइट में हमें पता है 7 कलर होते हैं यहाँ पर, तो किसी भी एक कलर की फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, मेटल एब्जॉर्ब करेगा, यहाँ से जैसे एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी इंक्रीज होगी हमारी, और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, प्रमोट होंगे। तो यहाँ से जिस कलर की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा वो हमें क्या दिखाई देगा यहाँ से। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कॉपर के केस में, ठीक है, अगर हम कॉपर के केस में देखते हैं तो हमेशा ध्यान रखना कि जो ये है रेड लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है हमेशा। ठीक है, और एब्जॉर्ब तो करेगा रेड लाइट को, लेकिन हमेशा इसका जो रेड का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो क्या है हमारा, ग्रीनिश ब्लू कलर है हमारे पास। ठीक है, या ब्लू कलर है हमारे पास, तो रेड का कंपेयर के अंदर जो हमें दिखाई देगा, ठीक है, वो क्या होगा, हमें ब्लू कलर उसका शो होगा हमारे पास। ठीक है, सिंपल है ना यहाँ से कि अगर जो इसने फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब की है वो तो क्या की है, रेड कलर की है, लेकिन रेड का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो क्या है, ग्रीनिश ब्लू है, तो इसलिए हमें जो मेटल का कलर दिखाई देगा वो कैसा दिखाई देगा, हमें ग्रीनिश ब्लू कलर का दिखाई देगा हमेशा हमारा। ठीक है, और दूसरा हम यहाँ पर देखेंगे कि हमेशा ध्यान रखना जहाँ पर भी क्या हो, कंप्लीटली फील्ड हमारे पास क्या आ जाए, ऑर्बिटल आ जाए, या फिर हम ये कह दें कि जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन है या फिर जो डी ऑर्बिटल है वो कैसी हो, फुली फील्ड अगर हमारी हो, तो वहाँ पर कलर हमारा शो नहीं होगा, या फिर वो कलर नहीं रहेंगे हमारे, वो हमेशा कैसी रहेंगी, वाइट कलर की रहेंगी हमारी। क्लियर है यहाँ से? ठीक है, तो यहाँ से कुछ अगर हम बात करें इनकी, तो डिफरेंट की अगर हम देखें यहाँ पर, देखो मैं आपकी बुक में दिखाती हूँ यहाँ पर, ये देखो, ये है आपका
यहाँ पर क्या है, स्कैंडियम है +3 के अंदर है और +4 में, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, D0 हो जाएगी, तो कलर भी कैसा हो जाएगा इनका, वाइट हो जाएगा। टाइटेनियम +3 के अंदर है, D1 है, तो यहाँ पर कलर कैसा होगा, पर्पल होगा। सेम वेनेडियम के केस में D2 यहाँ पर ग्रीन कलर है। वेनेडियम सेकंड और क्रोमियम थर्ड दोनों के केस में क्या रहेगा, D3 कॉन्फ़िगरेशन रहेगी और इस वजह से इनका कलर कैसा आएगा, वोयलेट कलर आएगा। मैग्नीज के केस में +3 तो D4 हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या होगा, वोयलेट कलर आएगा हमारे पास। मैग्नीज Mn+2 के अंदर D5 है हमारे पास, हाफ फील्ड हो गया, तो कलर कैसा है हमारा, पिंक है। सेम आयरन +3 के लिए D5 कॉन्फ़िगरेशन और कलर हमारा कैसा हो जाएगा, येलो कलर हो जाएगा। Fe2 पॉजिटिव के लिए 3D6 कॉन्फ़िगरेशन और ग्रीन हमारे पास क्या आएगा, कलर आएगा। सेम केस CO2 पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, S के दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, 3D7 आएगी यहाँ से और कलर इसका क्या आ जाएगा, पिंक आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। निकल 2 पॉजिटिव 3D8 और यहाँ पर कलर कैसा होगा, ग्रीन कलर आ जाएगा। सेम केस Cu2 पॉजिटिव और Cu2 पॉजिटिव में 3D9 तो ब्लू कलर। यहाँ पर देखो Cu+1 यहाँ पर अब क्या है, 3D10 फुली फिल्ड है यहाँ पर और इस वजह से कलर क्या रहेगा इसका, वाइट रहेगा। Zn2+ के लिए भी हमारे पास क्या है, D सब सेल जो है आउटर कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड है, D ऑर्बिटल हमारे पास, तो कलर इसका भी क्या आ जाएगा, हमारा वाइट आ जाएगा। तो ये मेन इसके कलर थे। हमेशा ध्यान रखना जहाँ पर भी हमारे पास हाफ फील्ड या फुली फिल्ड आएगी हमारी, वहाँ हाफ फील्ड नहीं, जहाँ पर भी हमारे पास फुली फील्ड या एम्प्टी D ऑर्बिटल रहेगी वहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा, वाइट कलर का रहेगा या कलरलेस कंपाउंड रहेगा। और जहाँ पर भी हाफ फील्ड है या फिर जहाँ पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो सारे के सारे कैसे रहेंगे, हमारे पास कलर्ड कंपाउंड रहेंगे हमारे, ठीक है। तो ये हमारी थी कलर फॉर्मेशन की, कौन कौन से जो आयन है वो हमारे कलर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। सो इस लेक्चर के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से हम निकालेंगे जो इसका मैग्नेटिक मोमेंट है वो कैलकुलेट करना सीखेंगे और बाकी इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। सो थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर करते हैं आगे का।